नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भू-स्थानिक जियोस्पेशियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया को उदार बनाने से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सरकार कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अगले महीने से अभियान शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में 30% की बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज मध्यरात्रि से अनिवार्य हो जाएगा। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य दिया। रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में शतक लगाया। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू-स्थानिक जियोस्पेशियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि ये दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सुधार देश के स्टार्टअप्स, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए नवाचार तथा श्रेष्ठ समाधान उपलब्ध कराने के अवसर खोलेंगे। इससे रोजगार मिलेंगे और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा भी मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि नए भू-स्थानिक आंकड़ों और मानचित्र नियमों जियोस्पेशियल दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इनसे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे। Surveying and mapping are vital in planning, development services and governance in all sectors. These new guidelines shall significantly benefit diverse sectors of the economy and enhance preparedness of the country for the emergency responses also. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मानचित्र और सटीक भू-स्थानिक आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे देश में मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रण मुक्त करते हुए जियोस्पेशियल क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक भू-स्थानिक आंकड़ों और मानचित्र संबंधी अनेक आंकड़े प्रतिबंधित क्षेत्रों में ही इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब समुचित नीति और दिशा निर्देश तैयार होने से ये स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और 2 फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, उन्हें इस महीने की 13 तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोविड-19 की स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिनों में देश के 188 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला और 76 जिलों में पिछले 28 दिनों से संक्रमण का कोई नया मरीज सामने नहीं आया।
उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के साथ ही लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी से देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत हुई है क्योंकि देश ने आपदा को अवसर में बदला है। आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से इस भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है। जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के शुरू होने से अब तक 85,16,385 लोगों को टीका दिया जा चुका है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी ने कहा कि इनमें से 61,54,894 स्वास्थ्यकर्मी तथा 23,61,491 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 97,732 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि आज शाम 6 बजे तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित टीकाकरण केंद्रों पर 2,31,476 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि अब तक कोविड टीके के कारण किसी को कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि कोविड का दूसरा टीका लगने के बाद ही वायरस से लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। दूसरी डोज लगने से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। पहली डोज से इम्यूनिटी बननी शुरू होती है और दूसरी डोज से बूस्ट मिल जाता है और एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स है या बाकी टी सेल की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक ही अलग डायमेंशन पे, अलग ऑर्बिट में पूरा फायदा एंटीबॉडी के तौर पे मिल जाता है। 14 दिन दूसरी डोज के लगने के बाद ही आपको लेके चलना चाहिए कि अब आप में वो गुण आ गए हैं जो कि इस इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बाथला ने बताया कि सर्जरी करा रहे लोगों के लिए कोरोना का टीका लगवाना आवश्यक नहीं है। सर्जरी होने वाली है उसके लिए हमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बिना सर्जरी नहीं होना है। बाकी वैक्सीन वैसे जब टर्न वाइज आए ऑप्शन तो लगवा लेना चाहिए और कैंसर पेशेंट्स को भी उसमें लगवाने में कोई मनाही नहीं है, बल्कि दे आर अ हाई रिस्क ग्रुप। लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी के दौरान अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो गया है या इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस समय तो नहीं लगवाना है, वो डॉक्टर से सलाह करके ही लगवाना है। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए 30% की वृद्धि की है। दोनों मंत्रालयों को 16,695 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की आशा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट कोष के साथ डीप ओशन मिशन शुरू किया जाएगा। 9 शहरों में अनुसंधान और विकास संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिससे अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में देश प्रगति करेगा। ये भारत के अनुसंधान और नवाचार उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए वर्तमान अनुसंधान और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के बीच आ रहे असंतुलन को भरने में भी सहायता करेगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बढ़े बजटीय आवंटन के जरिए देश में एक मजबूत शैक्षिक बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दे रही है। बजट 2021 में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षिक योजनाओं के वास्ते धन आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीईआरटी के प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बजट 2021 ने शिक्षकों के प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया है, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
श्री बेहना ने ये भी कहा कि सरकार ने पीएम ई विद्या, दीक्षा और स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्मों जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से देश में एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना की शुरुआत की। भारतीय पटसन निगम ने 2021-22 के लिए 1000 मीट्रिक टन प्रमाणित पटसन बीजों के वाणिज्यिक वितरण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय बीज निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। श्रीमती स्मृति ईरानी ने देश में पटसन किसानों की सहायता करने के लिए केंद्र के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पटसन से बनी चीजों में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग के केंद्र के फैसले से 4 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। कृषि विभाग और टेक्सटाइल विभाग के बीच में समन्वय को और भी सशक्त किया गया और अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मीट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वेराइटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। कृषि विभाग और टेक्सटाइल विभाग के बीच में समन्वय को और भी सशक्त किया गया और अगस्त 2020 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 60 मीट्रिक टन सीड्स का, वो बढ़कर अगस्त 2020 में संकल्प नया स्थापित हुआ 10,000 क्विंटल हाई यील्ड वेराइटी सर्टिफाइड सीड्स का। आज ये कहते हुए मैं अभिभूत हूं कि आपके इन प्रयासों की वजह से देश के 5 लाख जूट किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था। इसके लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती के क्षेत्र को बढ़ाने, भूमि की उर्वरा शक्ति को बेहतर करने के अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के बीच 2,74,600 पंप सेट, 1,26,967 स्प्रिंकलर और लगभग 764 लाख मीट्रिक पानी ले जाने की पाइपों का वितरण किया गया। मिशन के अंतर्गत इस अवधि में सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक तथा मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगभग 110 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सका है। नई और उन्नत फसलों के उत्पादन तथा संरक्षण तकनीकों के बारे में इस अवधि में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 60,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इससे लगभग 18 लाख किसानों को लाभ हुआ। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निर्देश दिया है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने और दूरसंचार उपभोक्ताओं को परेशान करने की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी सख्त कार्रवाई करें। उत्पीड़न के अंतर्गत अवांछित संदेश और कॉल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी और आम आदमी की गाढ़ी कमाई को ठगने के लिए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त और ठोस कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। श्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मोबाइल फोन पर अनचाहे संदेशों पर उपभोक्ताओं की बढ़ती चिंता और परेशानी दूर करने, एसएमएस के माध्यम से बार बार उत्पीड़न, धोखाधड़ी वाले ऋण लेनदेन का वादा और सभी डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि गैर वाणिज्यिक संचार यूसीसी के प्रभावी संचालन के लिए और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग से की जा रही वित्तीय धोखाधड़ी के निवारण के लिए एक वेब या मोबाइल एप्लीकेशन और एसएमएस आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी। इससे टेलीकॉम उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज कराने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा
ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भू-स्थानिक जियोस्पेशियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया को उदार बनाने से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सरकार कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अगले महीने से अभियान शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में 30% की बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज मध्यरात्रि से अनिवार्य हो जाएगा। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य दिया। रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में शतक लगाया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्यरात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे दोगुने टोल का भुगतान करना पड़ेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव गिरिधर अरामाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। FASTag will ensure that non-stop movement will happen at all toll plazas and there will be cashless payment. There will be very limited traffic congestion. In fact, traffic congestion will be totally eliminated. The commute time will go down. The consumers will get the toll statements, the money they have paid at all the toll stations in an electronic fashion whenever they require. And there will be lower operating costs for the toll operators, which will again transform into less cost for government and to the public. फास्टैग की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने हर टोल गेट के प्रवेश आज मध्यरात्रि से आधुनिकतम फास्टैग व्यवस्था का इस्तेमाल करेंगे। इस व्यवस्था से न सिर्फ टोल प्लाजा पर वाहनों के प्रतीक्षा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी, बल्कि एक अवरोध मुक्त शुल्क भुगतान व्यवस्था को भी स्थापित किया जा सकेगा। प्रौद्योगिकी के इस इस्तेमाल से टोल प्रबंधन संस्थाओं के राजस्व में भी काफी बचत की उम्मीद लगाई जा रही है। फास्टैग व्यवस्था किसी भी प्रकार के मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश को कम करने के साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह बताया है कि इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर होने वाले ईंधन की खपत के कम होने से राहगीरों के पैसों की बचत के साथ ही वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में भी खासी कमी आएगी। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि और 2 अन्य वांछित कार्यकर्ताओं ने टूल किट बनाया था और संपादन के लिए इसे दूसरों के साथ साझा किया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त साइबर प्रकोष्ठ प्रेमनाथ ने आज नई दिल्ली में बताया कि निकिता जैकब और शांतनु के साथ दिशा रवि ने टूल किट बनाया और अन्य लोगों को भेजा। 11 जनवरी 2021 को फास्ट वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। श्री प्रेमनाथ ने कहा कि कनाडा में रहने वाली पुनीत नाम की एक महिला ने इन लोगों को खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जोड़ा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक टीम ने मुंबई पहुंचकर 11 फरवरी को निकिता जैकब के आवास की तलाशी ली थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई बाढ़ के कारण एनटीपीसी परियोजना की सुरंग में फंसे 25 से 35 लोगों की तलाश और बचाव अभियान अभी जारी है। चमोली जिले में रैणी गांव और तपोवन क्षेत्र में बाढ़ के कारण 8 दिन के बाद 54 शव बरामद किए जा सके हैं। अभी लगभग 150 लोग लापता हैं। पिछले 36 घंटों में 16 शव बरामद किए गए हैं। अब तक तपोवन में सुरंग से 7 और रैणी गांव से 9 शव बरामद किए गए हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। जी सुशील, तलाशी अभियान के बारे में क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए लवलीन, जो तपोवन में एनटीपीसी की सुरंग है उसकी लंबाई लगभग 180 मीटर है और उसमें 150 मीटर तक बचाव दल पहुंच चुका है। वहां से शवों के मिलने का क्रम जारी है। आज भी वहां से शव बरामद हुए हैं और एजेंसीज को लगता है, बचाव दल को लगता है कि बहुत जल्दी ही वो
अंतिम सिरे तक 180 मीटर तक पहुंच जाएंगे, जहां से वो सुरंग 2 हिस्सों में बंट जाती है और उसके बाद उन्हें कुछ अंदाजा लग पाएगा कि जो अंदर लोग 7 फरवरी से वहां पर फंसे हुए थे वो किस हाल में हैं। सुशील, तलाशी अभियान में बचाव दल को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? आपको एक चीज बताएं लवलीन, की जो बड़ा चिंता का विषय है वो मौसम है। आज भी पूरे दिन बादल छाए रहे, हल्की बारिश भी हुई, जोशीमठ में भी बारिश हुई और तपोवन के इलाके में भी हल्की बारिश हुई। बावजूद इसके बचाव अभियान लगातार जारी रहा, रैणी गांव में भी जारी रहा और तपोवन में भी जारी रहा। मौसम विभाग ने कल भी हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में हल्के हिमपात की जानकारी दी है, पूर्वानुमान व्यक्त किया है। एक और चिंता की बात, जो झील का बनना था रैणी गांव के ऊपर की तरफ हिमालय के हिस्से में, उसको लेकर के गढ़वाल के कमिश्नर से आज हमारी बात हुई। उन्होंने कहा, मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने हमको बताया कि उसमें से पानी लगातार निकल रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। साथ ही जो राज्य आपदा मोचन बल है उसकी टीमें जगह जगह पर तैनात की गई हैं, उनके पास सैटेलाइट फोन है और ताकि किसी इमरजेंसी की हालत में, किसी आपात की स्थिति में वो अलार्म रेज कर सकें, वो पहले से जानकारी दे सकें। लवलीन जी सुशील, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुई ट्रक दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को भी 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आज राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए की 16वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से लगभग 4,597 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 402 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को दी गई है, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी का 86% जारी कर दिया गया है। इसमें से लगभग 86,730 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी की गई है और इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 8,270 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1% से अधिक बढ़त दर्ज करके नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 610 अंक के उछाल से 52,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 151 अंक बढ़कर 15,315 दर्ज हुआ। घरेलू निवेशकों के साथ साथ विदेशी निवेशकों के भारतीय शेयर बाजारों में बढ़ते विश्वास से दोनों प्रमुख सूचकांक पिछले 11 महीने में लगभग दोगुने स्तर पर पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी के फैलाव के दौरान पिछले वर्ष 25 मार्च को सेंसेक्स 25,984 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 7,610 के स्तर पर था। महामारी से निपटने में देश के बेहतरीन प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण बड़े पैमाने पर निवेश होने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 100% का उछाल दर्ज हुआ है। बात अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार की करें तो $1 की तुलना में रुपया आज 7 पैसे मजबूत होकर 72 रुपए 69 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना करीब 20 रुपए कम होकर 47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चांदी 900 रुपए की मजबूती से 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर $63.40 प्रति बैरल के आसपास रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF को बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। NTLF का ये तीसरा संस्करण है जो 19 फरवरी तक चलेगा। ये नेस्कॉम का प्रमुख आयोजन है। इस वर्ष इस आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों के 16,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बातचीत के दौरान 30 से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर को आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपा।
ये चादर ख्वाजा साहब के 809वें उर्स के अवसर पर भेजी जा रही है। चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 482 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में आज तीसरे दिन इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए थे। मेहमान टीम अब भी 429 रन पीछे है। डेनियल लॉरेंस 19 और जो रूट 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। अब तक रविचंद्रन अश्विन ने 1 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए हैं। इससे पहले भारत ने आज दूसरी पारी में 286 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने शानदार शतक लगाते हुए 106 रन और विराट कोहली ने 62 रन बनाए। राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव और एशले बार्टी तथा जेनिफर ब्रेडी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज चौथे दौर में स्पेन के राफेल नडाल ने इटली के फेबियो फोगेनिनी को और रूस के डेनियल मेदवेदेव ने अमेरिका के मैकेंजी मैकडॉनल्ड को हराया। महिला सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने अमेरिका की शेल्बी रॉजर्स को पराजित किया। चेक गणराज्य की कैरोलिना मकोवा और अमेरिका का जेसिका पेगुला ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि देवेंद्र कुला वेल्ललार समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से जल्द ही हटा दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि इनसे सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देवेंद्र कुला वेल्ललार समुदाय में अनुसूचित जाति के 7 समुदायों को दर्ज करने का अनुमोदन किया है। ये तमिलनाडु की अनुसूचित जाति की सूची का हिस्सा होगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति की सूची के अंतर्गत देवेंद्र कुला वेल्ललार में अनुसूचित जाति के 7 समुदायों को दर्ज करने के लिए लोकसभा में विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष कोविड फोन इन कार्यक्रम में परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम की 310वीं कड़ी में आज नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय हिस्सा लेंगे। ये रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR पर भी प्रश्न पोस्ट किए जा सकते हैं। मणिपुर के इम्फाल में केवल महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला बाजार ईमा मार्केट आज से फिर खोल दिया गया है। ये बाजार विश्व भर में जाना जाता है। ये बाजार कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच एहतियात के तौर पर पिछले साल 21 मार्च से बंद था। मध्य प्रदेश की आदिवासी चित्रकार भूरी बाई को भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जब इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ था तब वे एक मजदूर के रूप में यहां काम करती थी। एक रिपोर्ट। भारत भवन में मजदूर के रूप में काम करने से लेकर भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी महिला कलाकार की ये यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जब इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ तो वो 6 रुपए की दिहाड़ी पर एक मजदूर के रूप में यहाँ काम करती थी। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की कि वो इस भारत भवन में मुख्य अतिथि बनेगी। भूरी बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो आदिवासी चित्रकला की एक मास्टर हैं। प्रसिद्ध कलाकार जे स्वामीनाथन ने उनकी कला को पहचाना और उसे आगे बढ़ाया। भारत भवन के स्थापना दिवस पर भूरी बाई ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भारत भवन में एक मजदूर के रूप में काम करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जब उसने यहाँ काम किया तो उसे ये भी नहीं पता था कि जिस भवन में वो योगदान दे रही हैं वो एक कला केंद्र है। वे सिर्फ एक इमारत के रूप में यहाँ काम करने आई थी। भोपाल से पूजा वर्धन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रिका जोशी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भू स्थानिक जियो स्पेशियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया को उदार बनाने से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। सरकार कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए अगले महीने से अभियान शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में 30% की बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आज मध्यरात्रि से अनिवार्य हो जाएगा। नमस्कार।